सभी को नमस्कार। आज इस राजा टोडरमल प्रशिक्षण संस्थान में आप सभी ट्रेनीज का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हिमांशु चौधरी कृषि विभाग से आज आपको कृषि नीति के बारे में आपको थोड़ी जानकारी साझा करूंगा, जिससे आप अपने प्रशिक्षण में जो भी आपको जरूरत है आप उसमें से ले सकते हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा कृषि से कि भारत में कृषि की शुरुआत कहां से हुई। कि आप तो खैर सभी पहले से ही जानते हैं कि कृषि जो भारत में लगभग 80% या 70-80% लोग कृषि पर निर्भर हैं। कृषि पर निर्भर होने के साथ उनकी आजीविका पूरी उन्हीं से चलती है, कृषि से। लेकिन आजादी के पहले क्या कृषि की व्यवस्था थी हमारे यहां, और दूसरा आजादी के बाद। तो जैसे कृषि की शुरुआत जो भारत में हुई आजादी से पहले, कि उसमें जो भी हम कृषि करते थे, जो भी भारतीय किसान कृषि करते थे, तो उसमें जो भी वो बीज लगाते थे उनकी उपज बहुत कम हुआ करती थी, पहली चीज। दूसरी चीज, रासायनिक खादों का इतना उपयोग नहीं किया जाता था, क्योंकि भारत में रासायनिक खाद के कारखाने नहीं खुले थे, और बीमारियां फसलों में लगा करती थी जिनकी कोई दवा विकसित उस समय नहीं थी, या भारत में उसका आयात नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो दवाएं विदेशों से जब मंगवाई जाती थी तो वो इतनी महंगी हुआ करती थी कि उसको हर किसान उसको खरीद नहीं सकता था। तो इसी क्रम में ये था कि आजादी से पहले की तो ये था कि इसमें हमारे पास उन्नत किस्म के बीज नहीं थे। उन्नत किस्मों के बीजों का अभाव था। उन्नत किस्म के बीजों का अभाव था आजादी के पहले, जिससे जो भी उपज होती थी वो घट के मिलती थी हमको, कभी ज्यादा उपज किसानों को नहीं मिलती थी। दूसरा, उन पौधों में लगने वाली बीमारियां जिनका उस समय कोई उपाय नहीं था भारत में। फिर और उपज कम होना, उनका उन्नत किस्म के बीजों का अभाव होना, बीमारियां लगना, और तीसरी चीज कि जो भी खाद्यान्न की फसलें थी, मुख्यतः गेहूं और चावल, उनकी जो पौधों की जो ऊंचाई थी वो बहुत ज्यादा थी, जिससे उनमें एक समस्या बताई जाती है जो हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, लॉजिंग ससेप्टिबल। मतलब कि जब उसमें बालियां आती थी, तो जब वो पौधा जब इतना पतला है, उसकी स्टेम पतली है, ऊंचाई ज्यादा है, तो जब बालियां आती हैं तो वो झुक जाते थे, गिर जाते थे जमीन पे, जिससे जो खेत में मौजूद जो रोडेंट्स होते हैं, जैसे आप चूहा हो गया, गिलहरी हो गई, उससे उपज बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ करती थी। तो तीसरा कारण यही था कि उनकी वो लॉजिंग ससेप्टिबल थी। संवेदनशील थी, आप ये भी कह सकते हैं। ये मुख्य कारण हुआ करते थे जी। लॉजिंग ससेप्टिबल, LODGING, ससेप्टिबल का मतलब संवेदनशील।
और उपज कम होने के साथ साथ एक चीज और थी कि उस समय जो नेचुरल कैलेमिटीज हुआ करती थी, बाढ़, सूखा, उससे भी लोग प्रभावित होते थे क्योंकि उपज तो थी ही नहीं। और दूसरा, जब ये चीज आ जाती थी तो हमारे पास अनाज के भंडार नहीं हुआ करते थे, जिससे जो किसान थे या और भारत के जो भी लोग थे उनको भूखमरी से, मतलब भूखमरी को देखना पड़ता था उनको, वो भूख से पीड़ित रहते थे। तो उस समय सरकार के पास दो मुख्य उद्देश्य थे कि इस समस्या का क्या किया जाए। तो पहला उद्देश्य उनका यह था कि अनाज के उत्पादन को बढ़ाना। अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ जो बुरा समय था यानी अकाल का, उस समय अनाज को भंडारण कैसे करना है उसके लिए उचित व्यवस्था करना। तो इन उद्देश्यों को पूरा, और दूसरा था कि गरीब किसानों और मजदूरों के जीवन में पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना ताकि वे भुखमरी का शिकार ना बने। तो इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 1950 से 65 के बीच में, जैसे आपने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी होंगी, जैसे 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना थी, तो मतलब इस दौरान 50 से 65 के दौरान पे भारत सरकार ने जैसे सिंचाई और बिजली की व्यवस्था के लिए बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया। जैसे आपने हीराकुंड बांध का नाम सुना होगा जो उड़ीसा में है, नागार्जुन सागर बांध का नाम है जो आपके आंध्र प्रदेश में है, और गांधी सागर डैम जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। तो सिंचाई की व्यवस्था के लिए और बिजली कैसे उत्पादित हो उसके लिए बांध का निर्माण किया गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या था कि रासायनिक खादों के कारखाने खोले गए, क्योंकि उससे पहले क्या था कि हम जो भी फर्टिलाइजर्स थे, जो भी हम अपनी क्रॉप्स में मैन्योर या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम दूसरे देशों से आयात करते थे, तो जिससे हमारी जो लागत है वो बढ़ जाती थी। तो उससे कारखानों का निर्माण हुआ तो यहीं पे खाद बनने लग गई। तीसरा क्या था, किसानों तक खाद पहुंचाने के लिए गांव में समितियों का निर्माण किया गया, जिससे उनको उनके घर के पास समिति हो जाएगी तो उनको खाद के अवेलेबिलिटी जो है तुरंत पूरी हो जाएगी। और चौथा पॉइंट क्या है, कृषि अनुसंधान केंद्र उन्होंने खोले। कृषि अनुसंधान केंद्र, और आप इसको यह भी बोल सकते हैं कि कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। आप में से कोई बता सकता है भारत का पहला कृषि विद्यालय कौन सा था? पूरा नाम बताइए। भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम था गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, उत्तराखंड, जो पहले नैनीताल जिले में आती थी। अब इस समय वो उधम सिंह नगर जिले में आती है। उसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी स्थापना करी थी, जो पहली कृषि विश्वविद्यालय था। और इसकी स्थापना के साथ साथ इसको एक नाम से और जाना जाता है, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को। इसको पंतनगर यूनिवर्सिटी को हरित क्रांति की जननी भी कहा जाता है। जैसे आपने, अब आजादी तो हो गई कि आजादी के पहले तक जो ईल्ड बहुत कम थी हमारी फसलों की, अब ये है कि अब ईल्ड को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये सब व्यवस्थाएं करनी शुरू करी। जैसे डैम बनाए उन्होंने, और ये आपका रासायनिक खादों के कारखाने खोले गए, यूनिवर्सिटी बनाए, कृषि विज्ञान केंद्र बनाए, तो ये सब चीजें बनाई गई। तो अब क्या है कि जब 1966 की मैं अगर बात करूं, 1966-67 में यहां से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति की शुरुआत जो है ये सबसे पहले मैक्सिको में हुई थी। भारत में मैक्सिको में हुई थी 1940 में। आपने उनका नाम बखूबी सुना होगा, नॉर्मन बोरलॉग। तो उनको जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है वर्ल्ड में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, आप में से कोई जानता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है।
तो नॉर्मन बोरलॉग ये हरित क्रांति के जनक थे वर्ल्ड में। इन्होंने क्या, ये कहां पे थे, कहां पे बताइए? इंस्टीट्यूट है एक आपका मैक्सिको में, जिसको लिख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं। नहीं दिख रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिए। स्पेलिंग जो है CIMMYT, सिमिट बोलते हैं इसको। ये लोकेटेड कहां पे आपका? मैक्सिको में लोकेटेड है। मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते भी जाइए। ये मैक्सिको में लोकेटेड है। इसकी जो फुल फॉर्म है, इस पे मत जाइएगा एब्रीविएशन पे, इसकी फुल फॉर्म थोड़ी उलट करके है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट, मतलब गेहूं और मक्के का अनुसंधान संस्थान है ये मैक्सिको में। तो वहां पे जी नॉर्मन बोरलॉग उनका नाम था, जो हरित क्रांति के जनक थे, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो, और जो उनको, उनके जो एसोसिएट थे, जो उनके एसोसिएट साइंटिस्ट थे मैक्सिको में सिमिट में, तो उन्होंने एक जापानीज वैरायटी थी जिसका नाम था नोरिन 10, NORIN, नोरिन 10। ये एक जापानीज वैरायटी थी इस मैक्सिको सेंटर पे, जिसपे नॉर्मन बोरलॉग और उनके जो एसोसिएट साइंटिस्ट थे काम कर रहे थे। इस वैरायटी की खासियत क्या थी कि ये बौने किस्म की थी और उसकी उपज बहुत ज्यादा थी, और इस वैरायटी को ज्यादा जो है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ा करती थी, तो और इसकी उपज भी अच्छी थी। तो इसमें हेलो जी, गेहूं, क्योंकि हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो गेहूं और चावल पे सबसे ज्यादा फोकस उसी पे किया गया है 1966 से। तो नोरिन 10 एक जापानीज वैरायटी थी जिसमें ये जीन था, कौन सा? बौनेपन का जीन था, क्योंकि भारत में जो गेहूं और धान की जो गेहूं की जो वैरायटी हुआ करती थी वो बहुत लंबी किस्म की हुआ करती थी, और जिनकी उपज बहुत कम थी और वो गिर जाती थी जैसे उनमें बालियां आती थी। तो क्या हुआ कि इन्होंने इनसे, मतलब बोरलॉग सर से कांटेक्ट किया डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने, कि क्योंकि वो यहाँ के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया कि जो यहाँ की वैरायटीज थी, जैसे आपने पादप प्रजनन का नाम आपने सुना होगा कि पौधों में भी प्रजनन होता है, किया जाता है, जैसे आर्टिफिशियली भी किया जाता है। तो उन्होंने इस व्यवस्था के थ्रू, पादप प्रजनन के थ्रू, इस वैरायटी से जो क्रॉस किया, जो भारत की जो वैरायटी थी, इंडियन वैरायटी का क्रॉस किया, जो गेहूं की वैरायटी थी, इस बौनी किस्म की वैरायटी से क्रॉस किया, और उस मटेरियल को, जो भी इससे उत्पादन हुआ, जो भी बीज बने, उनको उन्होंने भारत में आके उगाया। भारत में आके उगाया, तो जिससे उसकी जो भारत की जो किस्में थी, उनका जो आप बोल सकते हैं आनुवांशिक संरचना, जिसको जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो थोड़ा चेंज हो गया। इससे क्या हुआ कि जो भारत की जो लंबी प्रजातियां हुआ करती थी, वो बौनी प्रजातियों में बदल गई, उनकी और बौनी हो गई, तो उनमें क्या है कि लॉजिंग वाली जो मैंने आपको समस्या बताई थी वो खत्म हो गई। बौनी हो गई तो वो गिर नहीं सकती जब उसमें बालियां लगेंगी, और उसमें जब बालियां गिरेंगी नहीं तो फिर उसके बाद जो है उसकी उपज प्रभावित नहीं होगी। और दूसरी चीज ये थी कि इसमें जो है बीमारियां कम लगा करती थी। जैसे आपने गेहूं की बीमारी सुनी होगी, रस्त लगती है, रतुआ जिसको बोलते हैं, तो ये आपने नाम सुना होगा। तो वो रस्त की बीमारी से वो रेजिस्टेंट थी, जो वैरायटी भारत में लगाई गई। जैसे आपने नाम सुना होगा कल्याण सोना और सोनालिका का नाम, आपने गेहूं का नाम सुना होगा ना, वो सब ऐसे ही निकली थी। इसीलिए, और वो जो बीज लगाया गया था, अब मैं इस बात पे आऊं कि पंतनगर को हरित क्रांति की जननी क्यों कहा जाता है।
वो जो बीज पहली बार जो विकसित हुआ था उसको लगाया गया था पंतनगर यूनिवर्सिटी के जो खेत हैं उनमें लगाया गया था। और एक आपने नाम सुना होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो दिल्ली में है, ICAR जिसको बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, वहां पे भी थोड़ा बहुत बीज की मात्रा पहुंचाई गई थी। तो जो दिल्ली है वो भी अपने आप को बोलते हैं कि हम भी हरित क्रांति की जननी है, पंतनगर भी हरित क्रांति की जननी है। और तीसरी एक यूनिवर्सिटी है भारत में जो पंजाब में है, जिसको किस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो वहां भी उस सीड को पहुंचाया गया था, वहां पे भी उस बीज को लगाया गया था। इसलिए ये 3 सेंटर अपने आप को हरित क्रांति की जननी कहते हैं। फिर ये तो हुई गेहूं की बात। अब मैं बात करूं धान की। एक जापानीज वैरायटी थी, अगर मैं धान की बात करूं, डी ज्यू वूजन। ये थोड़ा वैसा नाम है, आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। ये धान की बौनी किस्म की प्रजाति थी जापान की, जिसमें बौनापन था। और इस बौनी प्रजाति को भारत की जब धान की प्रजातियों से जब इसका क्रॉस किया गया, प्रजनन किया गया, तो उससे जो आउटपुट मिला, तो भारत की भी जो धान की प्रजातियां थी वो भी बौनी किस्म की बन गई। तो उनमें भी लॉजिंग ससेप्टिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई। जैसे आपने धान में नाम सुना होगा, जया और रत्ना का नाम आपने सुना होगा, ये सब उस समय की वेराइटीज हैं। और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काम कहां पे किया था, उस संस्थान का नाम है IRRI, IRRI। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका फिलीपाइंस में। तो ये शोध कार्य जो धान का हुआ था वो यहां पे हुआ था। और वो साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था युआन लोंगपिंग। तो इसी तरह क्या है कि हमारा देश जो है खाद्यान्न, जब हरित क्रांति का विकास होने लग गया तो भारत देश जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होने लग गया खाद्यान्न में। अब हमको आइए बाहर से खाद्यान्न मंगाने की जरूरत जो है बहुत कम पड़ने लगी। जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे हम पूरा आत्मनिर्भर हो गए। अब आप जानते हैं कि भारत जो है एक्सपोर्ट करता है, अब इंपोर्ट नहीं करता है खाद्यान्न का, वो एक्सपोर्ट करता है ज्यादा से ज्यादा। फिर एक समस्या ये थी कि पैदावार तो अब हो गई, उपज में तो हमने अच्छा रैंक हासिल कर लिया, लेकिन अब उस उपज को रखा कहाँ जाए, इतने अनाज को कहाँ रखा जाए। किसान ने उगा तो लिया, जैसे जो बिचौलिए जो होते थे किसानों से कम दामों में गेहूं और धान की खरीदी कर लेते थे, तो किसान को जो है उचित रेट नहीं मिलते थे अपने जो भी उसका उत्पादन है। तो इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था करी जिसको हम बोलते हैं, कोई कुछ बता रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
जी, भंडारण तो किया, लेकिन उचित दाम में सरकार जो है किसानों से खरीदती है। एमएसपी, एमएसपी ये कमीशन का गठन हुआ, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स में आती है ये मिनिस्ट्री, ये कमीशन। तो ये क्या करती है, ये सरकार को रिकमेंडेशन देती है कि आप एमएसपी, जो इसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो डिसाइड होती है फसल के बोने से पहले, एमएसपी। और ये इस कमीशन का गठन हुआ था सन 1965 में, कि सही रेट में किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य मिल सके। दूसरी समस्या ये सॉल्व हो गई, पहले तो उपज हमको मिल गई, दूसरी चीज कि अब उस उपज को कैसे बेचा जाए जिससे किसानों का नुकसान ना हो। तीसरी चीज, अब उसका भंडारण कैसे किया जाए। उसके भंडारण के लिए किसान के पास इतनी व्यवस्था तो है नहीं कि वो अपने इतने सारे अनाज का भंडारण कर सके, वो भी सुरक्षित तरीके से, क्योंकि रखेगा तो उसके लिए जरूरी थोड़ी है कि बस उसको ऐसे ही रख दिया जाए। उसके लिए प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, जो भी कमरा हो साफ सुथरा हो, उसमें कहीं छेद वगैरह ना हो जिससे टर्माइट ये सब वगैरह आज मतलब जो दीमक वगैरह लग जाती है, या जो भी सील जाता है गेहूं धान ये सब। तो उसके लिए जो है सरकार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना करी, जो सरकार की तरफ से किसानों से खाद्यान्न की खरीदी करती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, इसकी स्थापना भी सन 1965 में हुई थी। तो ये तीन समस्याएं सॉल्व हो गई, उपज सॉल्व हो गई और उचित रेट मिलने लग गया, और उस उत्पादन को हम भंडार कहां करेंगे ये मिल गया। और एक चीज और, एग्रीकल्चर लोन का भी सिस्टम जो है सरकार ने लागू किया था, कि जैसे खेती करने के लिए जैसे इतने जो भी इनपुट लगते हैं, लागत लगती है, जैसे मान लीजिए बीज है, खाद है और सिंचाई करना है, तो किसान के पास इतना पैसा नहीं है, तो उसको करने के लिए एग्रीकल्चर लोन की व्यवस्था करी गई। जैसे किसान को लोन दे दिया गया और वो उस लोन को अपनी फसल काटने के बाद उसको चुका दे। तो ये सब व्यवस्था भी कि जैसे आपने राष्ट्रीयकरण सुना होगा बैंक का, 1969 में हुआ था। जी हाँ, केसीसी जो आप बता रहे हैं अभी। और ये तो रही खाद्यान्न की बात। आपने और भी क्रांतियों का नाम सुना होगा हरित के अलावा, सुना है आप में से? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। ये सन 1970 में हुई थी श्वेत क्रांति। और कौन सी क्रांति का नाम आपने सुना है जी? औद्योगिक क्रांति, ये तो अभी लेटेस्ट में है। जैसे उस समय हुई थी ना एक पीली क्रांति हुई थी, सरसों या जो भी खाद्य तेलों के उत्पादन के लिए संबंधित। आपने नीली क्रांति का नाम सुना होगा, मत्स्य उत्पादन को लेके। और आपने सिल्वर रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा। सिल्वर रेवोल्यूशन मतलब अंडे के उत्पादन के लिए। आपने पिंक रेवोल्यूशन मतलब गुलाबी क्रांति का नाम आपने सुना होगा, वो मांस के प्रोडक्शन के लिए है। और आपने राउंड रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा, गोल, वो आलू के उत्पादन के लिए है। रेड रेवोल्यूशन आपने सुना होगा, वो टमाटर के लिए है। और एक एवरग्रीन रेवोल्यूशन आता है, वो जो है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए क्रांति होती है। फिर ये तो रही बात आजादी के बाद की, कैसे क्या नीतियां सरकार ने बनाई जिससे किसानों को नुकसान कम हो और उनकी उपज जो है ज्यादा मिले और उनके उपज को अच्छा मूल्य मिल सके।
अब इसके साथ साथ काफी चुनौतियां भी आई, जैसे फिर किसान जो है अंधाधुंध फर्टिलाइजर को अपने फसलों में डालने लग गए। जैसे रिकमेंडेड डोज कितनी है, लेकिन जैसे मान लीजिए गेहूं की अगर आप बात करें तो 120 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जो एक एवरेज पैमाना है। लेकिन किसान सोचता है कि मैं अपने खेत में 160 किलो नाइट्रोजन, 180 किलो नाइट्रोजन डाल दूं, जिससे मेरी फसल और पैदा हो जाएगी और उपज हो जाएगी। जी 120 किलो पर हेक्टेयर जी। तो लेकिन उससे कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि जितनी भूख होगी पौधा भी उतना ही लेगा और जमीन भी उतना ही उसको पौधों को देगी। और उसका उल्टा प्रभाव यह पड़ता है कि मृदा जो है दिन ब दिन बीमार पड़ती जा रही है, जिसको हम सॉइल पॉल्यूशन बोल सकते हैं। या उससे जैसे सॉइल पॉल्यूशन से जो भी चीजें निकली, जो पौधा जो है उगा, ज्यादा फर्टिलाइजर उसमें पड़ गई तो उसमें रासायनिक तत्व ज्यादा हो गए, उसका एक रेसिडुअल इफेक्ट होता है जो पौधे में रहता है, वो इंसान खाते हैं, वो इंसान के फूड सिस्टम में आता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जितना हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए लेकिन वो ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, तो उससे आप देख रहे हैं कि आजकल कैसी कैसी बीमारियों ने जन्म लिया है, कि लाइलाज बीमारियां हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कैंसर भी आम होता जा रहा है, और बीपी शुगर तो आम हो ही गया है, ये तो बहुत आम हो गया है। बीपी शुगर पहले शहरों की बीमारियां हुआ करती थी, और अब वो इन बीमारियों ने गांव में भी घर कर लिया अपना। गांव के लोग भी अब बीपी शुगर की बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो उसमें यह है कि सबसे पहले हमको इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर करनी है। इको फ्रेंडली का मतलब है जितना रिकमेंडेड डोज आपके फसल के लिए निर्धारित है, किसान उतना ही उसको अप्लाई करेगा अपने खेत में, ज्यादा नहीं करेगा। ज्यादा करेगा तो उससे क्या है, एक तो उसकी जेब पे खर्च बढ़ेगा, दूसरा है कि उसका फायदा उसकी फसल को मिलेगा नहीं, और तीसरा यह है कि वो फसल चक्र में आके वो जो है मिट्टी खराब करेगा, एनवायरनमेंट खराब करेगा, और सबसे जरूरी चीज जो भूजल होता है उसको भी प्रदूषित करेगा। जो भूजल हम डेली पीते हैं, डेली की रिक्वायरमेंट जो इंसान की है 3 से 4 लीटर 5 लीटर प्रति व्यक्ति, तो आप देख रहे हैं पानी से भी कितनी सारी बीमारियां होती जा रही हैं। तो एक तो है इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, कि मृदा के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खेती की जाए, और हमेशा जो सीरियल जो फसलें होती हैं उनकी खेती जैसे फसल चक्र को अपनाएं, क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं, दलहनी फसलों को भी लगाया जाए, जिससे आप जानते होंगे कि दलहनी फसलों में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करने की क्षमता होती है, जानते हैं आप, क्योंकि उसके जो जड़ें होती हैं उसमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं जो उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैप्चर करते हैं, और वो हमारे खेत में उसको लाके, मतलब उसकी जो क्षमता है, फर्टिलिटी जो सॉइल की है, उसको वो फिर से उसको भरण करते हैं उसका, या उसको एनहांस करते हैं उनकी क्या फर्टिलिटी को। दूसरी चीज है कि हरी खाद लगाएं। जैसे आपने ढैंचे का नाम सुना होगा, हरी खाद, तो ढैंचा भी लगाएं आप अपनी फसलों में, क्योंकि उसमें भी रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और वो भी जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है हमारे खेत में। तो इससे आपके सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी। तीसरा चीज है, एक तो ये होगा कि फर्टिलाइजर का रिकमेंडेड डोज आप अप्लाई करेंगे, दूसरी है कि हरी खाद का आप उपयोग करेंगे, गोबर खाद का उपयोग करेंगे, या और जो संबंधित खाद हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कि ये गोबर खाद हो गई और पोल्ट्री मैन्योर हो गई, इन सब खाद का उपयोग करेंगे। और जैसे आपने ये सब भी आजकल आप ये सब चीजें सुन रहे होंगे
और मार्केट में इसकी बहुत वैल्यू है। कोई भी चीज आप मॉल में खरीदने जाते हैं तो आप देखेंगे जो नॉर्मल चीज है उसका रेट ठीक है, मतलब ठीक का मतलब है उतना नहीं है, लेकिन किसी भी आप लेबल में आपने देख लिया ये ऑर्गेनिक है, तो आप ये देखेंगे उसके रेट इतने हाई होते हैं कि जिसका कुछ पूछने की नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो ऐसा क्लेम करते हैं कि वो ऑर्गेनिक खाद, मतलब उसमें कोई भी कीटनाशक, कोई भी उर्वरक, रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं किया गया है। तो इससे क्या है कि जो कंज्यूमर है वो उससे अट्रैक्ट होता है कि हाँ ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, ये मेरी हेल्थ को खराब नहीं करेगा। तो इसलिए वही है, अगर आप खाद का उपयोग करेंगे, केचुए की खाद हो गई, ढैंचा आपने लगा दिया तो नाइट्रोजन फिक्स हो गई, और गोबर की खाद का इस्तेमाल करेंगे, पोल्ट्री मैन्योर का उपयोग करेंगे, तो आपका जो उपज है वो आपकी जो है ऑर्गेनिक होगी, उसमें इतने रासायनिक तत्व नहीं होंगे जो आपके शरीर में जा सकेंगे। और रासायनिक खाद हो गई, और तीसरा चीज क्या हो गया कि हाँ, उपज बढ़ाने के लिए एक हाइब्रिड सीड्स आते हैं। जैसे अब देसी वैरायटी का सीड लोग बहुत कम लगाते हैं, आजकल हाइब्रिड पे बहुत ज्यादा चर्चा है कि हाइब्रिड सीड ही लगाने चाहिए, क्योंकि इनका उत्पादन देसी किस्म की जो वैरायटी होती है उनसे ज्यादा होता है। सही बात है, ज्यादा होता है, 15 से 20% इनकी उपज ज्यादा ही होती है किसी भी देसी बीज से, किसी भी फसल के, और ये जल्दी पक भी जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गेहूं की फसलें या धान की फसलें अब 100 दिन, 120 दिन की हो गई हैं। और जैसे इसके उपाय जैसे ये है कि हाँ, उपज किसानों की बढ़ाने के लिए एक मिक्स्ड फार्मिंग को भी बढ़ावा देना चाहिए। जैसे फार्मिंग, एक तो ये हो गया कि आप स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे कोई किसान अपने खेत में सिर्फ रबी सीजन में गेहूं लगा रहा है, खरीफ सीजन में धान लगा रहा है सिर्फ, तो वो एक स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कर रहा है। उसके पास जैसे मान लीजिए एक हेक्टेयर का लैंड है, वो उसमें स्पेशल रबी के सीजन में वो सिर्फ पूरे 1 हेक्टेयर पे वो गेहूं लगा रहा है, तो वो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, तो गेहूं की फसल पे अगर उसका असर पड़ा तो गेहूं पूरी तरह खत्म, तो उसका जो आय का स्रोत था सिर्फ ये 1 हेक्टेयर गेहूं था, तो वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और उसको जीरो मुनाफा मिलेगा, कोई उत्पादन नहीं मिलेगा। और यही अगर वो चाहे तो 1 हेक्टेयर में कुछ एरिया मिक्स्ड फार्मिंग कर सकता है, कुछ एरिया पे वो फसल लगा ले, कुछ एरिया पे पशुपालन कर ले, कुछ पे मत्स्य पालन कर ले। तो इससे क्या है, जैसे पशुपालन करेगा तो जो वहां से गोबर प्राप्त होगा, मूत्र प्राप्त होगा, तो वो अपने खेतों में उसका छिड़काव या उसको खाद के तरह उपयोग कर सकता है। कंपोस्ट पिट बना सकता है, वहां पे केचुए के खाद का एक सेंटर बना सकता है थोड़ी सी जगह पे, तो उससे उसको ये होगा कि उसका उत्पाद वहीं पे लग जाएगा और उससे दूध मिलेगा, पशुपालन से उसको दूध मिलेगा जिसको वो अपने परिवार में उसको कंज्यूम कर सकता है, उसको बेच सकता है। मत्स्य पालन कर सकता है, बागवानी कर सकता है, जितना एरिया उसके पास हो उसके हिसाब से उसको मिक्स फार्मिंग करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए उसकी फसल बर्बाद हो गई गेहूं की, तो उसके पास पशुपालन और मत्स्य पालन से तो पैसा आ ही जाएगा, तो ये मिक्स्ड फार्मिंग हो गई। और जैसे एक नीति ये भी बनाई जा सकती है कि जैसे आजकल फूड प्रोसेसिंग का बहुत ज्यादा चलन है, हर चीज प्रोसेस्ड फूड है। नॉर्मल फूड से प्रोसेस्ड फूड की आप कॉस्ट देखेंगे वो कितनी ज्यादा है। जैसे आप नॉर्मल आलू को ले लीजिए, किसान ने आलू का उत्पादन किया और आलू जो है मान लीजिए 10 रुपए किलो बिक गया, लेकिन उसकी अगर आप प्रोसेसिंग करेंगे, फूड की प्रोसेसिंग मतलब उसका खाद्य प्रसंस्करण, तो उसकी आप देखेंगे कि वैल्यू एडिशन हो जाता है उसमें। जैसे मान लीजिए ये जो चिप्स बिकते हैं, अंकल चिप्स बिक रहे हैं या जो कुछ भी बिक रहा है, आप उसमें थोड़ा सा देखिए 10 ग्राम के 5 रुपए 10 रुपए पैकेट है,
तो मतलब फूड प्रोसेसिंग हो जाएगी तो उससे उसका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। गेहूं है और कोई भी तरह के खाद्य प्रोडक्ट हो गए, जैसे टमाटर का फूड प्रोसेसिंग आप कर सकते हैं, केचप बनाने में काम कर सकते हैं, चटनी बनाने काम आ सकता है, सॉस है, तो ये सब फूड प्रोसेसिंग का पार्ट है। तो ये भी एक नीति में शामिल हो सकता है, जिससे किसान की आय जो है बढ़ाई जा सकती है। और ऐसी टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करके, जैसे आपने बायोटेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम आपने सुना होगा, और बायोटेक्नोलॉजी जैसे आपने बीटी कॉटन का नाम आपने किसी ने सुना है? बीटी कॉटन जो कपास में एक कीड़ा लगता है, जो उसके जो कपास का जो फूल होता है उसमें वो छेद कर देता है, जिससे उसके कपास की जो क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। तो साइंटिस्ट ने ऐसा क्या किया, उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके एक ऐसी चीज विकसित करी कि उसमें जब वो पौधा बीटी कॉटन मतलब पौधे में ही ऐसी चीज डाल दी गई कि अगर वो कीड़ा उसको खाएगा तो उसके एक क्राई जीन होता है उसके अंदर, क्राई जीन हो गया ये कॉटन में, बीटी कॉटन में। तो जब कीड़ा इसको खाएगा तो वो क्राई जीन जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब उसमें जब वो कीड़ा उसको खाता है तो वो कीड़े के गट में जाता है, मतलब पेट में जाता है, तो जिससे उसके जो गट का जो पीएच होता है एल्कलाइन मीडियम से कन्वर्ट होके जो आपकी क्राइजीन है वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में बदल जाती है, और जिससे वो कीड़ा मर जाता है। तो एक ये प्रबंधन हो गया कि आपने कोई भी कीटनाशक का उपयोग नहीं किया और फिर भी कीड़ा जो है मर गया। तो एक ये है कि इसमें आपकी लागत बच गई कीटनाशक डालने की। और जैसे आपने बीटी ब्रिंजल का नाम आपने सुना होगा, वो तो खैर बैन हो चुका है। और जैसे आपने और भी सोयाबीन है, सोयाबीन में काफी ट्रांसजेनिक वैरायटी निकली है, रिलीज हुई है, जिनका जो तेल का उत्पादन है वो नॉर्मल उनसे 15 से 20% ज्यादा तेल उनमें पाया जाता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम एक चीज और कर सकते हैं, जो आजकल आप गेहूं में ये समस्या देख रहे होंगे कि जैसे जैसे वो पकने की स्टेज में आता है तो आजकल टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि मार्च में बहुत ज्यादा होने लग गया है, तो जिससे गेहूं का दाना जो बहुत सिकुड़ सा जाता है, पतला हो जाता है, जिससे उपज प्रभावित होती है। तो उससे निपटने के लिए आपने जो मैंने अभी बताया था ICAR का नाम लिया था जो दिल्ली में है, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है सन 2011 में। उसका प्रोजेक्ट का नाम है निकरा, NICRA। ये 2011 में लॉन्च हुआ था, ये ICAR ने लॉन्च किया था, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। मतलब कि क्लाइमेट आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन बदलता जा रहा है, तो उसके हिसाब से हम फसलों के जो आनुवंशिक संरचना है उसको बदला जाए, जिससे वो उस जो भी एडवर्स एनवायरनमेंट है उसको वो कोप अप कर सकें, उससे वो अपने आप को बचा सकें और उसकी उपज भी प्रभावित ना हो, क्योंकि कृषि का मुख्य उद्देश्य यही है कि उपज को बढ़ाना है, तो वो नहीं कम होना चाहिए। जी, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। तो ऐसी ऐसी प्रजातियां विकसित हो चुकी हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू, गेहूं की या अन्य फसलों की, जो गेहूं की भी कुछ किस्में अभी पिछले साल 3 वैरायटी रिलीज हुई थी ICAR के द्वारा, जो मतलब मार्च में जो इतना गर्म एनवायरनमेंट हो जाता है तो उससे वो अपने आप को बचा सकती है, उनमें वो क्षमता है कि उससे उस पे टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सो
सभी ट्रेनीज का थैंक यू इतनी देर पेशेंस से सुनने के लिए। धन्यवाद।